बीपी निवाई में आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारे इस चैनल के द्वारा बनाए गए वीडियो आपको अगर पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर हमारे चैनल के लिए कोई सुझाव हो तो कमेंट्स बॉक्स में सुझाव प्रदान करें। आपके द्वारा दिए गए सुझाव हमारे लिए और अच्छा करने के लिए प्रेरणा प्रदान करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम जिस टॉपिक चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक है कानूनों की समझ। मतलब कानूनों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, किस प्रकार नए कानून बनते हैं, कैसे लोग पता पड़ता है कि इस पर नए कानून की आवश्यकता है। इन बहुत सी विवादों पर विषय पर हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम कानूनों के बारे में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ पर कानून बनाने की जिम्मेदारी जो है भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय संसद को दी गई है। शायद आप कुछ कानूनों के बारे में परिचित भी होंगे, जैसे विवाह की उम्र क्या होनी चाहिए और मतदान करने के लिए कम से कम क्या उम्र रखी गई है। ये प्रावधान जो किए गए हैं आप इन कानूनों से परिचित होंगे। साथ ही आप शायद ये भी जानते होंगे कि संपत्ति को बेचने और खरीदने के लिए क्या कानून होते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर कानून बनाने की जिम्मेदारी भारतीय संसद को दी गई है, जो संपूर्ण देश के लिए कानून बनाती है और संसद द्वारा बनाए गए कानून पूरे देश पर लागू होते हैं। परंतु क्या यह कानून सब पर लागू होते हैं? नए कानून किस प्रकार अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी हो सकता है? एक आम नागरिक होने के नाते ऐसी परिस्थितियों में हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है और हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लेकर हम हाजिर हुए हैं, जिस क्वेश्चन के आधार पर हम इस पाठ को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, कानून सब पर लागू होते हैं क्या? हमारे सामने क्वेश्चन है, जो कानून संसद बनाती है क्या वह कानून सब पर लागू होते हैं क्या? देखिए, एक उदाहरण बताते हैं आपको, उस उदाहरण के आधार समझने की कोशिश करते हैं। एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 वर्ष की सजा दी। सरकारी अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, सरकारी जो अधिकारी था उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने बेटे को भागने में सहायता कर दी। मतलब सजा दी गई, उस सजा को मानने से एक तरह से उसने इनकार कर दिया और अपने बेटे को गैर कानूनी तरीके से भगा दिया। ये सीधा सीधा कानून का उल्लंघन था और न्यायपालिका के दिए गए आदेश की अवमानना था। ये कानून के उल्लंघन के मामले में जोड़ा गया। अब देखिए, हमारे जो राष्ट्रवादी थे, जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे, वह ऐसा नहीं चाहते थे। वह चाहते थे कि हमारा देश जब आजाद हो जाए उस समय प्रत्येक व्यक्ति कानून की नजरों में समान हो और कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार का दुरुपयोग कर कर, अपने ऊंचे पद का दुरुपयोग कर कर कानून को अवहेलना ना करे। इसके लिए उन्होंने भारतीय संविधान में बहुत से ऐसे प्रावधान जोड़े हैं, जो प्रावधान कानून की नजरों में सभी व्यक्तियों को समान बताते हैं। हमारे संविधान में जो कानून बना है उस कानून में धर्म, जाति, लिंग आदि पर आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाता है। कानून को सभी लोगों के लिए समान माना गया है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जगह का हो, चाहे वो गोरा हो, काला हो, ऊंचा हो, नीचा हो, किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, उन सब को कानून की नजरों में समान महत्व दिया गया है। संविधान में से बहुत से प्रावधान किए गए हैं जहां पर जाकर कानून सबके लिए बराबर हो जाता है। तो क्या कानून सबके लिए लागू होते हैं, सबके लिए समान है? जी हाँ, हमारे देश में जो कानून बनाया गया है वह कानून सब पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे कोई सरकारी अधिकारी हो या कोई अमीर व्यक्ति हो, कोई गरीब व्यक्ति हो या फिर किसी भी प्रकार का धर्म जाति के आधार पर बड़ा पद लेकर बैठा हुआ व्यक्ति हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होते हैं। इनमें चाहे देश का राष्ट्रपति क्यों ना हो, कानून की नजरों में सब समान है। एक प्रकार के अपराध के लिए
एक प्रकार की निश्चित प्रक्रिया के आधार पर सजा का प्रावधान किया गया है, जो सजा उस अपराध के लिए सभी व्यक्तियों को समान रूप से दी जाती है। मतलब एक अपराध करने पर जो सजा हो गरीब व्यक्ति को मिलती है, वही सजा अमीर व्यक्ति के लिए भी तय की गई है। इस सजा तक पहुंचने के लिए भी एक प्रकार की, जब तक अपराध साबित होता है तब तक के लिए एक निश्चित प्रक्रिया है। उसी प्रक्रिया के आधार पर हमारे यहाँ पर प्रावधान किया गया है। उस प्रक्रिया से निकलने के बाद ही हमारे यहाँ पर उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए अपराधी मानकर सजा दी जाती है। तो यहाँ पर कानून की नजरों में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर सभी समान है। किसी से धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। तो क्या प्रश्न उठता है, तो क्या हमारे यहाँ पर जो कानून थे वह कानून हमेशा से ऐसे ही थे? देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ पर जो कानून थे, उन कानूनों में बहुत से यहाँ पर स्थानीय कानून थे। प्राचीन समय में हमारे यहाँ पर बहुत से स्थानीय कानून थे जो स्थानीय स्तर पर आधारित थे। स्थानीय स्तर पर हर व्यक्ति अपने अपने आधार पर, अपने अपने क्षेत्र के आधार पर उन स्थानीय कानूनों का उपयोग करता था। मतलब अपनी अपनी सुविधा के अनुसार हर व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र में उन कानूनों का उपयोग करता था। बहुत से कानून ऐसे थे जो जाति पर आधारित थे। उन कानूनों में जाति के आधार पर सजा भी अलग अलग प्रकार की अलग अलग व्यक्तियों को दी जाती थी। मतलब जैसे कोई व्यक्ति निचली जाति का था तो उसे किसी अपराध के लिए बड़ा दंड दिया जाता था, जबकि वही अपराध अगर कोई ऊंची जाति का व्यक्ति, अमीर व्यक्ति करता था तो उसे सजा में छूट दी जाती थी। मतलब ये जाति पर आधारित कानून थे, जिसके अंतर्गत जो हमारे यहाँ पर प्राचीन काल में वर्ग विभाजन था, उस वर्ग विभाजन के आधार पर ये कानून बने हुए थे। परंतु जैसे जैसे हमारे यहाँ पर औपनिवेशिक सरकार का आगमन हुआ, जैसे जैसे हमारे यहाँ पर औपनिवेशिक, अब देखिए औपनिवेशिक क्या होता है, हमने पहले बता दिया, आपको बता देता हूँ फिर। देखिए, जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी राष्ट्र पर अधिकार कर लेता है और उसके आधार पर उसके देश की शासन व्यवस्थाओं का संचालन होता है, तो वह औपनिवेशिक शासन कहलाता है। हमारा भारत भी ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम था, इसलिए ब्रिटिश सरकार के अधीन रहने के कारण इसे हम औपनिवेशिक देश के रूप में भी जानते हैं। तो औपनिवेशिक शासन के जो कानून थे उनमें धीरे धीरे सुधार हुआ। जब उनकी कानून प्रक्रिया सुदृढ़ हुई, उनके बनाए गए कानून यहाँ पर लागू हुए, तो हमारे यहाँ पर बनाए गए जातिगत जो कानून थे, उन जातिगत कानूनों में जो जाति के आधार पर सजा दी जाती थी, वह सजा अब धीरे धीरे खत्म होती चली गई। इसी बात को ध्यान में रखकर बहुत से लोग मानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो कानून व्यवस्था लागू होती है ना, यह कानून व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई है। अब देखिए, इतने बड़े विशाल देश में 300 सालों तक शासन करने वाले अंग्रेजों को यहाँ के कानून निर्माता माना गया है, जबकि जो देश वर्षों पुराना है, जिसने दुनिया को ज्ञान दिया, दुनिया का विश्व गुरु है, उस देश को चलाने के लिए कानून अंग्रेज सरकार के औपनिवेशिक काल में मिला। इस पर इतिहासकारों में बहुत से मतभेद हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि यह सब मिथ्या बात है, बहुत से लोग मानते हैं कि यह बात सही है। अब देखिए, अंग्रेजों के कानून जो थे वो मनमाने ढंग पर आधारित थे। मतलब उनके मन में आ गया वैसा कानून वह लागू कर दिया करते थे। साथ ही यह भी बात है कि हमारे जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, उन लोगों ने औपनिवेशिक शासन में जो कानून बनाए गए थे ना, उन कानून को बनाने में अंग्रेजों को सहायता प्रदान की थी। आपको याद हो तो अंग्रेजों ने जब कानून निर्माण की प्रक्रिया अपनाई थी, उस समय हिंदू कानूनों को जानने के लिए उन्होंने पंडितों का सहारा लिया था, ब्राह्मणों का सहारा लिया था। जबकि मुस्लिम कानूनों को जानने के लिए उन्होंने मुस्लिम धर्म गुरुओं से चर्चाएं
की थी। मतलब जब धर्म पर आधारित कानून हमारे देश में जो लागू है, उन कानूनों को समझने के लिए, हिंदू कानूनों को मुस्लिम कानूनों को समझने के लिए जब अंग्रेज सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश पार्लियामेंट हमसे सहयोग मांग रही है, सहायता मांग रही है, तो फिर हम कैसे मान लें कि हमारे देश में कानून बनाने की शुरुआती कानून जो प्रक्रिया थी, वह कानून प्रक्रिया औपनिवेशिक शासन की देन है। देखिए, अंग्रेजों ने बहुत से मनमाने कानून बनाए थे। मनमाने कानून मतलब होता है कि इसमें कोई तुक नहीं होता है और मन में आ गया वैसा कानून उन्होंने बिना प्रक्रिया के लागू कर दिया। वैसे ही एक कानून को उदाहरण देके बताया गया है, वह कानून था 1870 का राजद्रोह कानून। देखिए, 1857 में जब भारतीय लोगों ने ब्रिटिश सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया और 1859 में यहां पर महारानी का अधिकार हो गया, मतलब यहां पर ब्रिटिश पार्लियामेंट आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर ब्रिटिश पार्लियामेंट मतलब इंग्लैंड की संसद का अधिकार हो गया, तो यहां पर कानून भी उन्हीं के लागू हुए। उसी के अंतर्गत 1870 में एक कानून बनाया गया जिसे राजद्रोह कानून का नाम दिया गया। इस कानून की प्रक्रिया कुछ ऐसी थी, अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार की आलोचना करता है या उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसे बिना कोई मुकदमा दर्ज करे जेल में डालने का प्रावधान था। यह अंग्रेज सरकार की मनमानीपन का एक उदाहरण है कि उन्होंने कानून के प्रति किस प्रकार से अपने मनमाफिक कानूनों का निर्माण कर दिया। अब बताइए, जो सरकार, जो शासन व्यवस्था, जो प्रशासकीय व्यवस्थाएं मनमाने ढंग पर बिना किसी प्रक्रिया के कानून का निर्माण करती है, वह भारत की कानून व्यवस्था में किस प्रकार से योगदान दे सकती है। फिर देखिए, भारतीय लोग जो थे, राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, उनकी नजरों में कानून का मतलब यह नहीं था, उनकी नजरों में कानून का मतलब ये नहीं था जो कानून मानने के लिए किसी प्रकार की मजबूरी हो, मतलब मजबूरी में कुछ कानून को माना जाए, वह कानून नहीं है। भारतीय राष्ट्रवादी के नजरों में कानून का मतलब था कि इस प्रकार का कानून जिसमें समानता और न्याय का विचार रखा जाए, मतलब कानून ऐसा हो जो सब पर समान रूप से लागू हो। इसी को ध्यान में रखकर भारतीय लोगों ने समानता का संघर्ष शुरू किया था। समानता संघर्ष के अंतर्गत देखिए, यह भारतीय उन राष्ट्रवादियों के प्रति से किया गया एक आंदोलन था जो मानते थे कि कानून की नजरों में सभी को समान महत्व दिया जाना चाहिए। अंग्रेज और भारतीय, देशी और विदेशी, गरीब और अमीर के आधार पर कानून में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने प्रक्रिया अपनाई और ब्रिटिश सरकार के सामने इस प्रकार की पेशकश की कि अब हम बुद्धिजीवी हैं, हमारे यहाँ पर कानूनी पैसे जो थी उनमें बढ़ोतरी हो रही थी। मतलब बहुत से लोग यहाँ से वकालत करने के लिए विदेशों में जा रहे थे और वो वकालत कर करके वकील बन रहे थे। वकील बनने के कारण अब हमारे यहाँ पैसा कानूनी पैसा भी बन चुका था। मतलब कानून की नजरों में भी बहुत से लोग महारत हासिल कर चुके थे। उन लोगों ने भारतीय लोगों को न्याय दिलाने और समानता का अधिकार दिलाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। उन्होंने मांग की कि हमें भी अब सम्मान की नजरों से देखा जाए, क्योंकि हमने भी ब्रिटिश सरकार की कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत अब कानून में ऊंचा रुतबा प्राप्त कर लिया है। जो भारतीय न्यायाधीश थे उन्होंने भी अब निर्णय लेने में भारतीय लोगों के तरफ थोड़ा नर्म रवैया अपनाया, क्योंकि वह जानते थे कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत सभी लोगों को समान अधिकार दिए गए हैं और इसके आधार पर हर व्यक्ति कानून की नजरों में समान है। देखिए, हमारे यहाँ पर जो कानूनी पैसा अपनाने वाले वकील थे, उन लोगों ने हमें अधिकार दिलाने के लिए बहुत सी लंबी प्रक्रियाएं अपनाई और हम लोग इस प्रकार के कानून का निर्माण करवाया जो कानून हमें समानता का अधिकार प्रदान करता है, जो कानून की नजरों में है। जिस संविधान का निर्माण होने के बाद जब संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया और संविधान को वैध ठहरा दिया गया, तो उसके बाद में हमारे देश में बहुत से कानूनों का निर्माण हुआ। हमारे देश में संविधान के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानून की नजरों में समानता का अधिकार दिया गया। हमारे यहाँ पर बहुत से कानूनों का निर्माण किया गया और बहुत से कानूनों में संशोधन किया गया।
2005 में हमारे यहाँ पर हिंदू कानून में संशोधन किया गया। कौन से सन में? 2005 में हमारे यहाँ कानून बना था, हिंदू कानून। 2005 हिंदू कानून में संशोधन किया गया था। 2005 में संशोधन किया गया था। इसमें जो प्रक्रिया थी, प्रक्रिया के अंतर्गत अब संशोधन ये कर दिया गया कि हिंदू कानून के अंतर्गत जो पैतृक संपत्ति होती है, उस संपत्ति में बेटे के साथ साथ बेटी और पत्नी को भी समान अधिकार दिए गए। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण पर भी यहाँ कानून बनाए गए। इन कानूनों के आधार पर यहाँ पर पर्यावरण बचाओ का अभियान अपनाया गया था। तो बहुत से कानून ऐसे होते हैं जिनमें समय समय पर संशोधन किया गया और नए प्रकार के कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई। अब देखिए, हमारे सामने एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, जो कानून प्रक्रियाएं होती है, जिन कानून का निर्माण संसद के द्वारा किया जाता है, उन कानून को बनाने के लिए जो नए कानून बनते हैं वह किस प्रकार अस्तित्व में आते हैं। इस नए कानून किस प्रकार बनते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। पहले इसे मिटा देते हैं और नेक्स्ट जो है नए कानून किस प्रकार बनते हैं, इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। देखिए, नए कानून किस प्रकार से बनते हैं, हम इस पर चर्चा कर रहे थे। सबसे पहले कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में देश में कानून बनाने की जिम्मेदारी संसद उठाती है। ये प्रक्रिया, कानून निर्माण की प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया कई प्रकार के जो प्रोसेसिंग है, मतलब कुछ बहुत सी प्रक्रिया हैं, उन प्रक्रियाओं के आधार पर आगे बढ़ती है। अब कानून बनाने के लिए, कोई विशेष कानून बनाने के लिए सबसे पहले जो आवाज उठती है वह समाज की तरफ से उठती है। समाज किसी विशेष प्रकार के जो विषय होती है, उस विषय पर कानून बनाने के लिए पहले आवाज उठाता है। अब आवाज उठने के बाद में उसको कानून बनाने के प्रति संसद जो होता है संवेदनशील होता है। संसद की ये जिम्मेदारी है कि लोगों की समस्या के प्रति संवेदनशील रहे और उस पर कानून का निर्माण करे। उदाहरण के रूप में हम समझते हैं घरेलू कानून, जो घरेलू हिंसा थी, वह हिंसा किस प्रकार से संसद के सामने पहुंची। घरेलू हिंसा पर जो कानून बनाया गया, उस कानून को बनाने की जो प्रक्रिया थी, प्रक्रिया क्या थी। उससे पहले हम घरेलू हिंसा क्या होती है उसे समझने की कोशिश करते हैं। घरेलू हिंसा क्या होती है? देखिए, घरेलू हिंसा की परिभाषा बताई गई है। घरेलू हिंसा घरेलू हिंसा कैसे बता गई है? जब कोई पुरुष किसी महिला पर अत्याचार करता है, मारपीट करता है, चोट पहुंचाता है, अथवा मारपीट करने या चोट पहुंचाने की धमकी देता है। तो इसे सामान्यतः घरेलू हिंसा माना गया। सामान्यतः घरेलू हिंसा माना गया है। जब कोई पुरुष
अधिकतर पति होता है किसी महिला पर पत्नी पर अत्याचार करता है, मारपीट करता है, चोट पहुंचाता है, तो मारपीट करने या चोट पहुंचाने की धमकी देता है तो इसे सामान्यतः घरेलू हिंसा माना जाता है। और इस घरेलू हिंसा के आधार पर ये जो घरेलू हिंसा होती है ये शारीरिक मारपीट भी सकती है या फिर भावनात्मक शोषण भी यह हो सकता है। ये जो भावनात्मक शोषण होता है यह यौन भी हो सकता है या फिर आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से भी भावनात्मक शोषण किया जा सकता है। इसके आधार पर महिलाओं के साथ में की गई मारपीट घरेलू हिंसा के अंतर्गत माना गया है। अब देखिए 2005 में यह घरेलू हिंसा कानून बना था। इस 2005 घरेलू हिंसा कानून में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घरेलू शब्द का दायरा बढ़ाया गया है। अब घरेलू दायरे के अंतर्गत उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है जो महिलाएं किसी हिंसा करने वाले पुरुष के साथ रहती है या पहले एक ही घर में रहती थी। ये घरेलू हिंसा थी। अब घरेलू हिंसा कानून के लिए महिलाओं को जो सुरक्षा दी गई थी, महिला सुरक्षा कानून बना था, उस कानून की प्रक्रिया क्या थी? देखिए दिसंबर 2002 में महिला सुरक्षा कानून के लिए एक विधेयक पेश किया गया राज्यसभा में। उस विधेयक की जो स्थायी समिति थी उसने राज्यसभा में जो विधेयक पेश किया उस विधेयक को लोकसभा में बाद में पेश किया गया। दोनों सदनों में उसके ऊपर चर्चा हुई। महिला संगठनों ने जो मांग उठाई थी उस मांग की अधिकतर मांगों को स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार हो जाने के बाद जब दोनों सदनों से यह विधेयक पास हो गया। अब देखिए विधेयक क्या होता है? विधेयक होता है किसी भी कानून का बिल पास करने, किसी भी कानून का निर्माण करने के पहले जो प्रक्रिया अपनाई जाती है लिखित रूप में विधेयक कहलाता है। तो उस विधेयक को दोनों सदनों में पास करवाना पड़ता है। तो ये विधेयक जो स्थायी समिति के द्वारा महिला सुरक्षा कानून जो स्थायी समिति के द्वारा 2002 दिसंबर में सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया गया था, उसे राज्यसभा में चर्चा होने के बाद लोकसभा में पेश किया गया। लोकसभा में चर्चा होने के बाद दोनों सदनों के द्वारा महिला सुरक्षा के लिए महिला संगठनों द्वारा जो मांगे उठाई गई थी उन मांगों को स्वीकार कर लिया गया। मतलब अधिकतर मांगों को स्वीकार कर लिया गया। दोनों सदनों से जब ये विधेयक पास हो गया तो विधेयक को अब राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए, राष्ट्रपति के साइन के लिए भेजा गया। और फिर 2006 में राष्ट्रपति के साइन हो जाने के बाद में महिला सुरक्षा कानून 2006 लागू कर दिया गया। अब देखिए सर्वाइवर, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। कोई भी महिला जिसके साथ दुराचार होता है, मारपीट होती है, घरेलू हिंसा होती है, उसे हम अधिकतर पीड़ित नाम से संबोधित करते हैं। क्योंकि महिला जो होती है जिसे हम पीड़ित मानते हैं वो इन हिंसाओं से, इस दुराचार से लड़ने के लिए बहुत सी समस्याओं से, बहुत सी परेशानियों से लड़कर आगे बढ़ती है। उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसी महिलाओं को पीड़ित नहीं मानकर हमें सर्वाइवर शब्द का प्रयोग करना चाहिए। सर्वाइवर का इस जो अंग्रेजी शब्द है इसका अर्थ है जो बचा हुआ है। मतलब जो इनके अंदर जो ताकत थी, लड़ने की जो ताकत थी, सर्वाइवर जो बची हुई है। मतलब इन महिलाओं ने अपने ताकत को अपने अंदर, इतने हिंसा दुराचार होने के बाद भी अपने अंदर जो मजबूती कायम रखी है लड़ने की, उस कारण से सर्वाइवर कहा जाना चाहिए। मतलब उन्होंने अपने हित के लिए इतना कुछ होने के बाद भी लड़ाई जारी रखी, इसलिए उसे सर्वाइवर कहा जाना चाहिए। इसका अर्थ होता है जो बचा हुआ है। इसका अर्थ बताया गया है जो बचा हुआ है।
देखिए, किसी भी कानून को बनाने में, किसी भी नए कानून को लेकर आने में सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो आम नागरिकों की होती है। आम नागरिक जो होते हैं वो किसी भी नए कानून या सामाजिक कानून का या किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान के लिए उस कानून का निर्माण करने में बड़ा योगदान देते हैं। इसका हमें उदाहरण घरेलू हिंसा 2005 में जो कानून बना उसको देखने के बाद पता पड़ता है। देखिए, कोई भी नागरिक अगर उसको समस्या है, किसी बात से वो पीड़ित है या समाज हित में या फिर किसी भी समस्या के निवारण के लिए वो कानून बनाना चाहता है, तो उसके लिए ऐसे कानून के लिए उस व्यक्ति को शुरुआत करनी पड़ती है। उस शुरुआत करने के लिए वो किसी सामाजिक संस्था की सहायता रखता है, किसी अखबार में रिपोर्ट, टीवी की रिपोर्ट या फिर किसी सामाजिक संगठन से जुड़कर भी वह इस पर कानून की पेशकश कर सकता है। क्योंकि जब तक आम नागरिक आवाज नहीं उठाएगा तब तक नेताओं को किसी भी विषय पर कानून बनाने की समझ नहीं आती है। नेता लोग उन्हीं विषयों को ध्यान देते हैं जिन विषयों पर उन्हें ध्यान आकृष्ट किया जाता है। क्योंकि नेताओं लोगों को कभी भी किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होती है, इसलिए वो किसी प्रक्रिया पर कानून नहीं बनाना चाहते हैं। जब उनके सामने समस्या रखी जाती है तब आम नागरिक के द्वारा किया गया आंदोलन किसी नए कानून का निर्माण करता है। ऐसा ही कानून ये घरेलू हिंसा 2005 था जिसका निर्माण किया गया और महिलाओं को उनकी सुरक्षा, महिला सुरक्षा और उनका हित और उनको इन अत्याचार और दुराचार बताने के लिए इस घरेलू हिंसा कानून को निर्माण किया गया, जो कानून एक तरह से महिलाओं के हित के लिए आम नागरिक के द्वारा, महिला संगठनों के द्वारा उठाई गई आवाज के बाद प्राप्त हुआ। अब हमारा अगला टॉपिक है, क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी हो सकता है। इस पर हम चर्चा करते हैं। इसे मिटा देता हूं, आप चाहे तो परिभाषा लिख सकते हैं। अलोकप्रिय व विवादास्पद कानून। देखिए, अब नए प्रकार की स्थिति पर विचार करते हैं। आप लोगों को पता है कि भारत के लिए कानून, पूरे देश के लिए कानून भारतीय संसद बनाती है। कानून निर्माण की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा में कोई विधेयक पारित होने के बाद में उसे कानून के लिए राष्ट्रपति के साइन के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति के साइन हो जाने के बाद में वह विधेयक कानून के रूप में मान्यता प्राप्त करता है। तो देश के लिए कानून संसद बनाती है। संसद बहुत बार इस प्रकार का कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय होता है। अब संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति के साइन होने के बाद में हो सकता है वह कानून जो है जनता को मानना पड़े। कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से भी वह कानून जायज है, मान्यता प्राप्त है, वैध है। परंतु बहुत से लोग, जो जनता है, वह यह मानती है कि यह कानून बहुत ज्यादा दमनकारी है, यह कानून सही नहीं है, क्योंकि इस कानून निर्माण के पीछे जो सरकार की नीयत थी वह ठीक नहीं है। तो इसके लिए हमारी जो जनता है, हम जो है वह इसके लिए, इसका विरोध करने के लिए अखबारों में लिखवा सकते हैं, टीवी चैनलों के माध्यम से हम रिपोर्ट पेश कर सकते हैं या जनसभाएं कर भी इसका विरोध कर सकते हैं। विरोध करने के साथ साथ इस दमनकारी कानून को हम रिजेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे लोकतंत्र में, हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश में संसद द्वारा बनाए गए किसी दमनकारी कानून का विरोध करने का प्रावधान या छूट हमें दी गई है, जिसके आधार पर हम इसका विरोध कर सकते हैं। बहुत से लोगों द्वारा इसका विरोध करने के बाद में, बहुत से लोगों द्वारा इस प्रकार के कानून का विरोध करने के बाद संसद पर भी दबाव पड़ता है कि दोबारा इस जैसे कानून पर पुनर्विचार करें। उदाहरण के रूप में देखिए, ऐसा कानून हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में। आपने देखा होगा कि भारतीय नागरिक संशोधन बिल CAA पर भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे हैं। साथ ही प्रेजेंट टाइम में भी कृषि संशोधन बिल जो लेकर आए हैं, उस बिल पर भी बहुत से लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में हम एक सामान्य सा कानून के आधार पर इस परिस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोग पता हो कि नगर पालिका सीमा के अंतर्गत
अंतर्गत जो लोग फेरी लगाते हैं या ठेले लगाते हैं उन लोगों को अवैध ठहराया गया है। मतलब वो जो फेरी लगाते हैं और ठेले लगाते हैं उन लोगों को वहां पर ठेले लगाने और फेरी लगाने को कानूनी रूप से गलत माना गया है। हम ये भी मानते हैं कि नगर पालिका क्षेत्र को स्वच्छ बनाने और सफाई कार्य को सही रखने और उस मार्ग को खुला, फुटपाथ को खुला रखने की जिम्मेदारी नगर पालिका की होती है, तभी लोग सुविधाजनक तरीके से आ जा सकेंगे। परंतु हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि फेरी लगाने वाले और ठेले लगाने वाले जो लोग हैं, ये बहुत से बड़े शहरों में जरूरत की चीजें जो होती है उन चीजों को बहुत ही कम कीमत पर लाखों लोगों को वस्तुएं उपलब्ध कराते हैं जिन चीजों की उन्हें आवश्यकता होती है। साथ ही उनके द्वारा किए गए फेरी लगाने, ठेले लगाने के कार्य से उनके परिवार का भरण पोषण भी होता है। तो इस प्रकार की स्थिति के आधार पर हम मानते हैं कि नगर पालिका के द्वारा बनाया गया कानून वैध है। परंतु जब कानून एक लोग की हिमायत करता है और दूसरे की अवहेलना करता है तो इस प्रकार के कानून में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है और फिर इसका विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। अगर आम लोगों को लगता है कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून उनके लिए ज्यादा कोताही वाला है या उनके लिए ज्यादा समस्या खड़ी कर रहा है, तो उस कानून को चेंज करवाने के लिए उस कानून के विरोध में आम नागरिक कोर्ट में, अदालत में जा सकता है। अगर अदालत को लगता है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून संविधान के दायरे की या संविधान की स्थितियों से अलग है, संविधान के दायरे से बाहर है, तो अदालत उस कानून को रद्द कर सकती है या उस कानून में संशोधन करने के लिए संसद को कह सकती है। अब देखिए, कुल मिलाकर जो कानून बनता है उस कानून निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर कानून संसद द्वारा कोई वैध हो सकता है, परंतु अगर लगता है उसमें लोगों को समस्याएं हो रही है तो फिर उसके लिए लोग अदालत में जाकर उस कानून के खिलाफ आवाज उठा भी सकते हैं। देखिए, आम नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी यहीं खत्म नहीं हो जाती है कि हमने चुनाव में किसी प्रतिनिधि को वोट दिया और उसे जिताकर हमारी जिम्मेदारी खत्म। हमारी जिम्मेदारी यहाँ खत्म नहीं होती है, यहाँ से हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। अभी प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया का युग है। न्यूज़पेपर, टीवी, रिपोर्टर आदि की सूचनाओं के आधार पर हमें अपने जो प्रतिनिधियों को हमने चुना है, चाहे विधायक हो, सांसद हो, उस पर हमें नजर रखनी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है या नहीं कर रहा है, वह अपने कार्यों में पूरी लगन के साथ कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसने हमारे साथ जो वादे किए थे उन वादों में वह अमल कर रहा है या नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर हम लोग जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि अब हमें उस व्यक्ति को अपने कार्यों को प्रति, जिम्मेदारी के प्रति उसे वापस याद दिलाना होगा कि आपकी जिम्मेदारी क्या थी। जब भी हमें लगे कि वो व्यक्ति अपने कार्य को अंजाम नहीं दे रहा है, अपने कार्यों में संलग्न नहीं है, अपने कार्यों की जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है, तो हम उसकी आलोचना कर सकते हैं, क्योंकि हम जितने करीब से, जितनी अच्छी नजर लगाकर, जितने ध्यान से उस व्यक्ति को, संसद को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराएंगे, उतने ही संसद हमारे हित को ध्यान में रखकर कानून बनाएगी। मतलब जब तक आम नागरिक पूरी जिम्मेदारी से, पूरी लगन से अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं करेंगे, तब तक सांसद भी अपनी जिम्मेदारियों को, कर्तव्य को नहीं निभाएंगे। तो हम लोग जिम्मेदारी सांसद को चुनने से खत्म नहीं होती है। सांसद को चुनने के बाद अगर हमें हमारे हित के कानून बनवाना है, हमारे लिए आगे बढ़ने कानून बनवाना है, तो फिर हमें अपने प्रतिनिधियों पर नजर रखनी पड़ेगी।